Hello everyone. Today we will discuss efficiency of transformer. कितना होता है efficiency और कब maximum efficiency होता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के लिए। efficiency of transformer। चलिए सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि एफिशिएंसी होता क्या है। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर is defined as the ratio of useful output power to इनपुट पावर। ठीक है, और जनरली इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को ईटा से, है ना। इसको हम कहते हैं ऐसा ईटा, है ना, पढ़ सकते हैं आप ईटा। ये है यूजफुल आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगा। अब इनपुट पावर आउटपुट पावर, जब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में लोड कहाँ पे कनेक्टेड होता है? आउटपुट टर्मिनल पे और सेकेंडरी टर्मिनल पे, है ना। तो उस सेकेंडरी टर्मिनल का जो पावर है वो हमें पता होता है ना, आउटपुट पावर। तो इसीलिए हम इसको किसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं? आउटपुट पावर के टर्म्स में। इसका मतलब हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर को आउटपुट पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनपुट पावर को लिखेंगे आउटपुट पावर प्लस जो भी लॉस हो रहा है ट्रांसफार्मर में, है ना। तो आउटपुट प्लस लॉस ये दोनों मिलके इनपुट पावर ही होता है ना। इनपुट हमने जितना दिया कुछ आउटपुट पावर में कन्वर्ट हो गया और कुछ लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं सर्किट डायग्राम से, है ना। तो अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट को हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। ये सपोज हमने हमारा लोड है, यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं हम V1 प्लस, यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में ये भी दिखाते हैं इस तरह भी RI XM ना, कोर लॉस और फ्लक्स वाला कंपोनेंट को हम यहाँ भी दिखाते हैं XM RI I0 IM II
यहाँ पर I1, और ये हम सर्किट बना रहे हैं रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सपोज प्राइमरी सर्किट हम बनाकर उसमें एनालिसिस करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो लोड हमारा है ना, इसका पावर फैक्टर cos फाई कुछ होगा पावर फैक्टर। ये जो टर्मिनल है लोड का, इसको हम लोग कहते हैं V2 डैश। क्यों V2 डैश? क्योंकि हमने इसको प्राइमरी साइड में रेफ़र कर दिया है। ये है X01 है ना, जिसको हम लोग कहेंगे X1 प्लस X2 डैश, ठीक है, मैग्नीट्यूड। R01 ये हो गया R1 प्लस R2 डैश, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा? I2 डैश, यही करंट लोड में जाएगा यहाँ पे I2 डैश। तो रेफर टू प्राइमरी साइड हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। इस कोर लॉस को वाले कंपोनेंट को हम जस्ट आफ्टर वोल्टेज ऐसे हम दिखाते हैं ना, तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। यहाँ पे अगर दिखाएंगे तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है ना, और इसी को इधर ले आएंगे तो अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एनालिसिस पे, लेकिन हाँ एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। इसको एनालाइज करना रिलेटिवली ज़्यादा आसान हो गया। चलिए अब बताइए, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आउटपुट पावर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आउटपुट पावर, कौन सा आउटपुट पावर? रियल पावर है ना, और यूजफुल पावर और एक्टिव पावर, ट्रू पावर, ये रियल पावर ही आउटपुट पावर होता है। इसको हमने लिखा P0, आउटपुट पावर को P0। क्या होगा? आउटपुट साइड पे लोड लगा हुआ है ना, लोड का टर्मिनल वोल्टेज इनटू जितना इसमें करंट जा रहा है इनटू पावर फैक्टर ऑफ लोड, यही तीनों मिलाकर क्या होता है? कितना रियल पावर या एक्टिव पावर या ट्रू पावर, यूजफुल पावर कंज्यूम हो रहा है लोड में। तो हम लोग लिखेंगे V2 डैश, मैग्नीट्यूड होना चाहिए सारा, I2 डैश cos फाई। ये हो गया रियल पावर जो यूजफुल पावर है, आउटपुट पावर, ठीक है। अब V2 डैश है ना, क्या है? सेकेंडरी को जब हम प्राइमरी में रेफ़र किए हैं, V2 डैश का वैल्यू कितना है ज़रा बताइए? V2 डैश का वैल्यू है A टाइम्स V2 है ना, ये हो गया V2 डैश का वैल्यू। I2 डैश इसका वैल्यू होता है I2 बाई A cos फाई, ठीक है। A हमारा क्या है? N1 बाई N2, और हमने क्या दिया? टर्न्स रेशियो, प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स बाय सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ से मिल गया आपको क्या? ए कैंसिल हो जाएगा, तो P0 जो आउटपुट पावर मिलेगा वो V2 I2 cos फाई है ना। ये है रेफर टू सेकेंडरी है ना, क्योंकि सेकेंडरी वाले क्वांटिटी में डैश नहीं लगा हुआ, इसका मतलब रेफर टू सेकेंडरी। तो आप डायरेक्टली इसका भी यूज कर सकते हैं या इसका भी यूज कर सकते हैं, प्राइमरी साइड में या सेकेंडरी साइड में रेफ़र करके, दोनों में से कोई सा भी आप टर्म यूज कर सकते हैं। तो इतना हो गया आपका रियल पावर, आउटपुट पावर जो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा है ना, लेट फुल लोड करंट है ना, फुल लोड करंट और रेटेड करंट,
इसका वैल्यू है, इसको हम लोग लिख रहे हैं IFL। ये लिखने का मतलब है फुल लोड करंट, है ना। और सेकेंडरी साइड में अगर लोड लगा हुआ है तो I2FL कह देंगे। लोड जहाँ पे लगा हुआ है वहीं पर का हम बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी साइड में जो फुल लोड करंट होगा वो है I2FL। ठीक है, ये सपोज कर ले, है ना। फुल लोड का मतलब क्या हुआ, जब हम लोड के जगह पे जो रेटेड लोड है ना, रेटेड लोड मतलब फुल लोड कनेक्ट करेंगे तो जो करंट फ्लो करेगा सेकेंडरी साइड में वो है I2FL। तो फॉर एनी लोड कहने का मतलब अदर देन फुल लोड, है ना। करंट कितना हो जाएगा I2, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं X टाइम्स I2FL, है ना, वेयर X इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, फुल लोड नहीं है कनेक्टेड, है ना। तो फुल लोड नहीं है तो कौन सा लोड होगा, फुल लोड से कम ही होगा, क्योंकि फुल लोड से ज़्यादा तो कनेक्ट कर नहीं सकते, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। तो फुल लोड से कम कनेक्टेड है लोड, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो भी फुल लोड से कम करंट फ्लो करेगा। तो उसी फुल जो लोड, किसी एक पर्टिकुलर लोड पे जो करंट फ्लो करेगा जो कि फुल लोड से कम है, तो उस करंट को हम लोग इस तरह से फुल लोड के टर्म्स में लिखते हैं, है ना, X टाइम्स I2FL। सपोज फुल लोड आपका है 10 एम्पियर, है ना, तो जो I2 होगा वो 10 से कम ही होगा, क्योंकि ये तो फुल लोड लगाने के बाद का करंट है और हमने फुल लोड नहीं लगाया है, मतलब फुल लोड से कम लगाया है, तो करंट भी क्या मिलेगा, फुल लोड से कम मिलेगा। तो ये अगर 10 एम्पियर है और X का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना, जैसे हमने 0.8 ले लिया, तो 0.8 इंटू 10 कितना हो गया, 8 एम्पियर। तो I2 का वैल्यू हो जाएगा 8 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि एट एनी लोड, है ना, कितना करंट फ्लो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फुल लोड करंट। तो उसमें हम लोगों ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है X। ठीक है, तो ये X कुछ नहीं है, लोडिंग को बताता है कि कितना लोड लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।